Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and welcome to another session, another class of Bharatiya Nyaya Sanhita. I hope I am perfectly audible and visible to all of you. I guess टेक चेक एकदम ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडियो एंड वीडियो में. ठीक है, चलो. तो बेसिकली कल हम कॉमन इंटेंशन डिस्कस कर रहे थे. मैंने जो बेसिक्स हैं कॉमन इंटेंशन के जो आपको पता होने चाहिए वो सारे बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे. ठीक है, अब आज जो है प्रॉपर एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं. थोड़े से जो कॉमन इंटेंशन के बेसिक्स हैं, जो कॉमन इंटेंशन के केस लॉज हैं, थोड़ा सा हम उनको और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं. बाकी जो मोर और लेस यहाँ पे बेसिक आइडिया है कॉमन इंटेंशन का जो आपको पता होना चाहिए, वो बेसिक आइडिया कल मैंने आपको दे दिया था, है ना. जो मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो कल ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी. अब एक बार एग्जैक्टली लॉ में क्या लिखा हुआ है वो हम रीड करके समझ लेते हैं. तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें सेक्शन 3 का सब क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है, तो पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 आईपीसी में हुआ करता था. अब ये सेक्शन 3 के सब क्लॉज नंबर 5 के अंदर में आ चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 3 का जो सब क्लॉज नंबर 5 है, ये बेसिकली कहता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया गया है बाय सेवरल पर्सन्स, मतलब कि अगर किसी भी अपराध को किया गया है बाय सेवरल पर्सन्स का मतलब क्या होता है कि जहां दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर किसी अपराध को करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यहाँ पे मतलब इस अपराध को करने का इन सभी लोगों का यहाँ पे क्या था, कॉमन इंटेंशन था. कॉमन इंटेंशन का मतलब कि आपस में इन्होंने मिलके कोई प्लान बनाया होगा, आपस में इन्होंने मिलके डिसाइड किया होगा, डिस्कस किया होगा कि हम इस अपराध को करने वाले हैं. तो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अगर कोई भी अपराध किया गया है तो हर एक पर्सन जो उस अपराध को करने में इन्वॉल्व है, कल मैंने आपको क्या बताया था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अपराध किसने किया है, हर वो पर्सन जो अपराध को करने के अंदर में इन्वॉल्व होता है, हर पर्सन लायबल माना जाएगा एज इफ उसने अकेले ने अपराध किया है. ठीक है, अकेले ने उसने यहाँ पे अपराध किया है, मतलब जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. तो ये जो लाइन है मैंने कल आपको बताई थी, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका कॉमन इंटेंशन था, जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर रॉबरी करना आप लोगों का कॉमन इंटेंशन था, ठीक है, रॉबरी करने के पर्पस से 4-5 लोग कहीं पे जाते हैं, है ना. अब रॉबरी तो चलो कॉमन इंटेंशन है ही आपका, इसे तो जो लोग करेंगे उसकी लाइबिलिटी तो आएगी ही आएगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे रॉबरी को पूरा करने के लिए और जो बाकी के अपराध और जो बाकी के ऑफेंसेस आप लोगों ने किए हैं उसकी लाइबिलिटी भी सभी लोगों के ऊपर क्रिएट की जाएगी. तो मेन ऑफेंस जो है, मेन ऑफेंस के साथ साथ उसको मेन ऑफेंस को पूरा करने के लिए भी जो जो अपराध किए गए हैं उसके लिए भी हर सारे लोग जो हैं वो बराबरी से यहाँ पे लायबल होंगे. तो हमें कॉमन इंटेंशन में बेसिकली जरूरी क्या होता है, दो चीजें जरूरी होती हैं. पहली बात तो कि हमारा एक प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, मतलब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम किसी एक अपराध को कर रहे हैं और उस अपराध को करने में आप भी इन्वॉल्व हैं, मैं भी इन्वॉल्व हूं, हम मिलके किसी अपराध को यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, और उस अपराध को हम एक साथ कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पर्सन अपने अपने हिसाब से अपराध कर रहा है. अपने अपने हिसाब से अपराध किया तो फिर वो कॉमन इंटेंशन नहीं है. हमारे बीच में क्या दिखना चाहिए, हमारे बीच में एक तरीके का कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए कि अच्छा एक अपराध हम सब कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबके दिमाग में एक ही चीज होती है, एक ही प्लान होता है और एक ही क्रिमिनल एक्ट होता है, तो मतलब सहयोग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, कॉपरेशन के साथ जब कोई ऑफेंस यहाँ पे किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन यहाँ पे कहते हैं. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपसे कोई ये चीज पूछे कि कॉमन इंटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों ये प्रिंसिपल हमारे क्रिमिनल लॉस के अंदर में डाला गया है, चाहे आईपीसी की बात करें चाहे भारतीय न्याय संहिता की बात करें, तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि देखो होता क्या है कि यहाँ पे जब बहुत सारे लोग मिलके किसी अपराध को करते हैं, जैसे कल मैंने आपको सिया गोयल वाला एग्जाम्पल दिया था.
सिया गोयल वाले एग्जाम्पल में अब हमारे सामने दो आरोपी हैं, है ना, दोनों आरोपी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। सिया गोयल कह रही है कि चेतन ने जो है केतन अग्रवाल को धक्का दिया है, चेतन कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है सिया गोयल ने यहाँ पे किया है। मतलब जब एक से ज्यादा पर्सन किसी अपराध के अंदर में इन्वॉल्व हो जाता है तो कभी कभार इस बात का पता लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली अपराध किया किसने है, एग्जैक्टली धक्का किसने मारा है, एग्जैक्टली स्टैप किसने किया है, एग्जैक्टली जान जो है वो किसने ली है, एग्जैक्टली रॉबरी किसने की है, एग्जैक्टली चोरी किसने की है। तो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ फिर क्या करता है, इस सिचुएशन को सिंपल बना देता है। सिंपल हम कैसे बनाते हैं, सिंपल हम ऐसे बनाते हैं कि देखो अगर बहुत सारे लोगों ने, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके अपराध किया है, क्रिमिनल एक्ट किया है, तो फिर अब हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली अपराध किसने किया है। फिर हम क्या करते हैं, हम सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे बराबरी से जिम्मेदारी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि तीन लोग हैं ए, बी और सी, ये तीनों लोग मिलके क्या करते हैं, एक्स पर्सन के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। मतलब इन तीनों लोगों का इंटेंशन होता है, इन तीनों लोगों का प्लान होता है कि हमें क्या करना है, हमें एक्स के ऊपर हमला करना है। अब ध्यान से देखो, जब हमला किया गया तो यहाँ पे ए जो है वो सिर्फ क्या कर रहा था, एक्स को पकड़ा हुआ था, मतलब उसने तो एक्स के ऊपर हमला भी नहीं किया। जो बी पर्सन था वो यहाँ पे एक्स को मार पीट रहा था, मतलब लात घूंसे चला रहा था उसके ऊपर। और जो सी पर्सन है यहाँ पे, उसने क्या करा, उसने एक्स पर्सन को यहाँ पे स्टैप कर दिया। अब कायदे से देखा जाए तो एक्स पर्सन की जान लेने की लायबिलिटी या एक्स पर्सन का मर्डर करने की जो लायबिलिटी है वो आनी तो सिर्फ सी पर्सन पे चाहिए। ए और बी ने तो कुछ नहीं किया है, ए और बी तो बेचारे यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक बस पकड़ के खड़ा हुआ था और एक बस यहाँ पे मारपीट कर रहा था। लेकिन जब ये अपराध हो रहा होगा, जब भी अपराध हो रहा होगा तो भाई हर जगह तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता ना, तो हम यहाँ पे कैसे पता लगा पाएंगे एग्जैक्टली कि एक्स के साथ ए ने क्या किया, बी ने क्या करा, सी ने क्या करा। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट, क्योंकि तीन लोग एक साथ मिलकर एक आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि देखो ऐसा है, भले यहाँ पे डेथ सिर्फ सी ने कॉज करी है, एक्स का मर्डर सिर्फ सी ने कॉज किया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे तीनों को लायबल ठहराएंगे फॉर दी मर्डर ऑफ एक्स। यहाँ पे तीनों को बराबरी से लायबल हेल्ड करो, क्योंकि आप सबने मिलके क्या करा है, एक कॉमन इंटेंशन के साथ एक आदमी के ऊपर हमला किया है, उसकी डेथ कॉज की है। अब आप सारे के सारे लायबल हैं, सारे के सारे जिम्मेदार हैं, एज इफ आप सबने अकेले अकेले मिलके क्या करा है, एक्स पर्सन का मर्डर किया है, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे यहाँ पे कॉमन इंटेंशन से पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या कॉमन इंटेंशन, मतलब चाहे सेक्शन 34 की हम बात करें आईपीसी में या बात करें सेक्शन 3 क्लॉज 5 की भारतीय न्याय संहिता में, क्या कॉमन इंटेंशन एक आपका सब्सटैंटिव ऑफेंस है, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में एक अपराध होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा नहीं, इसका जवाब है नो, है ना। यहाँ पे बेसिकली जब हम बात करते हैं, जैसे कुछ और अपराध होंगे जो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, किसके साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन के साथ जो है, जब आप इन ऑफेंसेस को पढ़ोगे, जैसे आप कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ोगे, जैसे आप अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ोगे, तो ये एक सबसे बड़ा अंतर का पॉइंट है, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस वाला पॉइंट है किसके साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ, कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में कोई अपराध नहीं है। आप अगर भारतीय न्याय संहिता में कॉमन इंटेंशन उठा के देखोगे, ठीक है, तो आप कॉमन इंटेंशन का सेक्शन पढ़ो, उसके साथ में आप नीचे देखो, कोई पनिशमेंट नहीं बताई गई है आपको कि अगर आपका कॉमन इंटेंशन है तो आपको इतनी इतनी सजा मिलेगी। तो सब्सटैंटिव ऑफेंस होने का क्या मतलब है कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में कोई अपराध नहीं होता। कॉमन इंटेंशन सिर्फ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं इट्स अ रूल ऑफ एविडेंस। एविडेंस का रूल का मतलब क्या हुआ, देखो अगर आप तीन लोग हैं ए, बी और सी, तीन लोगों का आप यहाँ पे ट्रायल चला रहे हो कि इन तीन लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, एक्स पर्सन का मर्डर किया है, ठीक है। तो अब एक्स पर्सन का मर्डर किया है, इसके लिए ए, बी, सी के ऊपर जो ट्रायल चलाया जाएगा वो चलेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से, और जो एविडेंसेस पेश किए जाएंगे वो किए जाएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से, राइट। अब जब आप यहाँ पे कोर्ट में ट्रायल चलते वक्त
एविडेंसेस को पेश करोगे, सबूतों को पेश करोगे, तो बिफोर कि आप ए, बी और सी को पनिश करें, आपको पहले तो यह साबित करना पड़ेगा ना कि सर इन तीनों ने मिलकर क्या करा है, एक साथ कॉमन इंटेंशन के साथ इन्होंने एक्स पर्सन की हत्या करी है। मतलब जब आप ये साबित कर देंगे कि इन तीनों लोगों का कॉमन इंटेंशन था, तब लॉ ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, एक्स के डेथ के लिए, एक्स के मर्डर के लिए हम क्या करते हैं, हम तीनों लोगों को यहां पे लायबल ठहराते हैं, हम तीनों लोगों को यहां पे पनिश करते हैं। मतलब जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी लॉ यहां पे क्रिएट कर देगा। तो हमने क्या करा, हमने कॉमन इंटेंशन को यहां पे यूज किया है क्या करने के लिए, एज अ एविडेंस, ये दिखाने के लिए कि ये तीन लोग अलग अलग नहीं कर रहे थे अपराध, ये तीन लोग एक साथ मिलके क्या कर रहे थे, एक्स पर्सन की हत्या कर रहे थे। इन तीनों लोगों का आपस में प्लान था एक्स पर्सन का जो है वो यहां पे अटैक करने का। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन जो है, कॉमन इंटेंशन जो है वो आपका अपने आप में कोई अपराध नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, सिर्फ एक एविडेंस का रूल होता है, सिर्फ आपको ये साबित करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे सिया गोयल वाले केस की बात करें, है ना, सिया गोयल वाला केस हो गया, केतन अग्रवाल वाला केस हो गया, तो यहाँ पे अगर हम ये साबित कर देते हैं कोर्ट के सामने कि सर सिया गोयल और चेतन अग्रवाल ने मिलके प्लान बनाया था केतन अग्रवाल का मर्डर करने का, मिलके इन्होंने पहले से सारा डिस्कशन वगैरह करा हुआ था, एक साथ डिस्कशन करके प्लान बना के ये केतन अग्रवाल को उस लोहगढ़ फोर्ट पे लेके गए थे। ठीक है, वहां पे इन्होंने पूरा ऐसे अपना कोड वर्क वगैरह क्रिएट किया हुआ था कि सिया नीचे झुकेगी तो चेतन जो है केतन को धक्का दे देगा। तो सर इनका कॉमन इंटेंशन था, मतलब केतन के मर्डर के लिए दोनों को पनिश किया जाए, बेशक धक्का किसी ने भी यहां पे दिया। तो हमने क्या करा, हमने कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल को यूज करके ये साबित करने की कोशिश की कि सर दोनों ने मिलके केतन का मर्डर किया है। तो कॉमन इंटेंशन क्या है, अपने आप में कोई अपराध नहीं है, अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, इट इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, दो कुछ लोगों ने साथ में मिलकर अपराध किया है, सिर्फ इस बात को साबित करने में वो हेल्प करता है। अच्छा, अब एग्जाम में आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि कॉमन इंटेंशन के एसेंशियल्स बताइए, क्या कुछ चीजें आपको कॉमन इंटेंशन में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल तो क्या हो जाएगा कि कॉमन इंटेंशन, कम से कम उसके लिए दो बंदे तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, है ना, अकेला बंदा कॉमन इंटेंशन नहीं रख सकता। ठीक है, अकेला बंदा सिर्फ इंटेंशन रख सकता है। कॉमन इंटेंशन होने के लिए क्या जरूरी है कि जो आपका इंटेंशन है वही सामने वाले पर्सन का भी जो है इंटेंशन होना चाहिए, राइट। तो वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक या एक से ज्यादा पर्सन आपके पास होगा। तो कॉमन इंटेंशन में हमें क्या चाहिए, हमें जो है कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं, मिनिमम हमको दो पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, ये पहला एसेंशियल है। दूसरा एसेंशियल आपका यहाँ पे क्या हो जाता है कॉमन इंटेंशन के अंदर में, कि बेसिकली यहाँ पे जो अपराध हुआ है उसे मिलके किया गया है। ऐसा नहीं है कि अपराध हो रहा है, हर पर्सन अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है ना, कोई कहीं भी लात घूसे चला रहा है, कोई कहीं पे भी मारपीट वगैरह कर रहा है, नहीं, हम अपराध को कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, और हमारे बीच में क्लैरिटी है, हमारे बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, हमारे बीच में एक मीटिंग ऑफ माइंड है कि अपराध को हम कैसे करने वाले हैं, कौन क्या करने वाला है, किसकी क्या हिस्सेदारी रहने वाली है, क्या रोल रहने वाला है, ये सारी चीजें। तो कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, कॉमन इंटेंशन का बेसिकली मतलब क्या है कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए अपराध को करने के लिए। तीसरी चीज यहां पे क्या होती है, जो मैंने कल आपको बताया था, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, देखो अभी तक जितने एग्जाम्पल्स हमने यहां पे डिस्कस किए हैं उन सभी एग्जाम्पल्स में ये बात हमने समझी है कि अपराध एक्चुअल में चाहे कोई भी पर्सन कर रहा हो, जब तक उस अपराध को करने में आपका कुछ ना कुछ रोल रहा है, आपका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रहा है, तब तक आप क्या माने जाएंगे, आप भी उस अपराध के लिए लायबल माने जाएंगे। जैसे यहां पे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ए है, बी है और सी है, ठीक है, ए है, बी है और सी है यहां पे। अब ये तीन लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें एक्स पर्सन की जान लेनी है, हमें एक्स पर्सन के ऊपर यहां पे हमला करना है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ए है, ए ने मान लो, ए का काम क्या था, ए का काम बस ये था कि उसको एक्स को यहां पे पकड़ के रखना था, उसको एक्स को यहां पे होल्ड करके रखना था ताकि एक्स भाग ना जाए। बी जो पर्सन है उसका काम ये था कि वो एक्स पर्सन को लात घूसे मारेगा, वो एक्स पर्सन को क्या करेगा, बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट वगैरह करेगा। और जो सी पर्सन है वो लास्ट में नाइफ निकाल के एक्स पर्सन की यहां पे डेथ कॉज कर देगा। अब ऐसे देखा जाए
तो डेथ तो सिर्फ सी ने कॉज करी है यहाँ पे, तो मर्डर की लायबिलिटी सिर्फ सी के ऊपर बननी चाहिए, ए और बी के ऊपर तो बननी नहीं चाहिए। लेकिन कॉमन इंटेंशन क्या कहता है? कॉमन इंटेंशन ये कहता है कि भले ही जो एक्चुअल अपराध हुआ है उस एक्चुअल अपराध को करने में आपका कोई रोल ना हो, आपकी कोई हिस्सेदारी ना हो, लेकिन जो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल अपराध को करने में आपने पार्टिसिपेशन तो दिखाया है ना, आपने अपराध सक्सेसफुली कमिट हो जाए इसमें कुछ ना कुछ असिस्टेंस तो किया है, कुछ ना कुछ हेल्प तो की है, कुछ ना कुछ मदद तो आपने यहाँ पे दिखाई है कि ए और बी भले ही चलो यहाँ पे एक्स की जान नहीं ले रहे थे, लेकिन एक बंदा उसको पकड़ा हुआ है, एक बंदा जो है वो उसको लात घूंसे मार रहा है, मतलब तुम कुछ तो हेल्प यहाँ पे दिखा रहे हो ना। तो जब तक आपके पार्ट पे किसी तरीके का क्या है, पार्टिसिपेशन है, ठीक है, पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये नहीं है कि आप बस वहां पे खड़े हुए हैं, ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ कहीं पे खड़े हो जाने से या सिर्फ क्राइम सीन के ऊपर प्रेजेंट रहने से, है ना, आप कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल नहीं हो जाते। जैसे मान लो कि एक्स पर्सन है ना, एक्स पर्सन है और वाई पर्सन है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में लात घूंसे मार रहे हैं, इनका प्रॉपर फाइट वगैरह यहाँ पे हो रहा है, और उसी फाइट के बीच में एक्स ने यहाँ पे क्या कर दिया, वाई को स्टैप कर दिया, उसने वाई की डेथ कॉज कर दी। अब जिस समय ये कुछ हुआ वहां पे एक और पर्सन है जेड नाम का, वो खड़ा हुआ था। अब वो खड़ा होके बस जो है वो देख रहा है सारी चीजें, ठीक है, जेड बस वहां खड़े होके मजे ले रहा था, देख रहा था कि एक्स वाई की डेथ किस तरीके से कॉज करेगा। अब यहाँ पे जेड का क्राइम सीन के ऊपर खड़े होने का या प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उसका भी कॉमन इंटेंशन था या वो भी एक्स के साथ मिला हुआ था वाई की डेथ कॉज करने में। तो सिर्फ क्राइम सीन के ऊपर प्रेजेंट होने से आप लायबल नहीं हो जाएंगे कॉमन इंटेंशन के लिए, ठीक है। क्राइम सीन में आपका यहाँ पे अपराध करने में क्या होना चाहिए, अपराध करने में आपका किसी तरीके का यहाँ पे हिस्सेदारी होनी चाहिए, किसी तरीके का आपका यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पे लायबल माने जाएंगे कॉमन इंटेंशन के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एंड दैट इज की सिमिलर इंटेंशन, ठीक है, सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करने को आपको कहा जाता है। अब डिफरेंस क्या है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूं, तो एग्जाम्पल से आप इजीली समझ जाओगे कि कॉमन इंटेंशन और आपके सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। जैसे मान लो देयर आर 3 पीपल ए बी और सी, सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वापस से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया है। देयर आर 3 पीपल ए बी और सी, और ये तीनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें एक्स नाम के पर्सन का मर्डर करना है, ठीक है। तो डिसाइड करने का मतलब क्या है, डिसाइड करने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आप मतलब एक दूसरे को पहले से जानते हैं, सीधी सी बात है, ए बी और सी जो हैं एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से, है ना, और इन तीनों को अच्छी तरीके से पता है कि एक दूसरे के मन में क्या है। जैसे ए ये अच्छी तरीके से जानता है कि बी और सी क्या चाहते हैं, बी जानता है कि सी और ए क्या चाहते हैं, सी जानता है कि ए और बी क्या चाहते हैं। तीनों इस बात के ऊपर क्लियर हैं कि हम तीनों मिलके एक्स पर्सन का मर्डर करना चाहते हैं, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक साथ जाते हैं और एक साथ जाके एक्स पर्सन का यहाँ पे मर्डर कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हो गया कॉमन इंटेंशन, क्योंकि हमने अपने अपने इंटेंशन को आपस में क्या किया है, शेयर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अब आपके दिमाग में क्या है और वही चीज मेरे दिमाग में भी है यहाँ पे। अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा यहाँ पे बदल देते हैं। बदल किस तरीके से देते हैं, मान लो ये एक्स पर्सन है, ये अपने शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है एक्स यहाँ पे। अब इसके जो है 3 दुश्मन हैं, ए जो है वो भी एक्स को पसंद नहीं करता है, बी भी एक्स को पसंद नहीं करता है, और सी भी एक्स को पसंद नहीं करता है, तीनों इसके दुश्मन हैं। तीनों यहाँ पे एक्स पर्सन का क्या करना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते हैं। अब संयोग से ऐसा होता है कि तीनों मर्डर करने के लिए दिन भी एक ही चुनते हैं और समय भी एक ही चुनते हैं। तीनों ने एक ही दिन डिसाइड किया, ठीक है, और एक ही समय डिसाइड किया, क्योंकि तीनों काफी समय से एक्स को फॉलो कर रहे थे, एक्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। इन्होंने तीनों ने एक ही टाइम यहाँ पे चुना कि कब एक्स अकेला होता है, कब उस पर हमला किया जा सकता है, कब उस पर अटैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक दिन जब रात के समय सड़क पे सुनसान एक्स चलता हुआ जा रहा था,
एक तरफ से ए आया, एक तरफ से बी आया, एक तरफ से सी आया, और तीनों ने मिलकर यहां पे क्या कर दिया, एक्स का मर्डर कर दिया। ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या हुआ है? डिफरेंस ये हुआ है कि देखो यहां पे भी ए, बी और सी तीनों क्या करना चाहते हैं, एक्स का मर्डर करना चाहते हैं। डिफरेंस बस ये है कि ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, या चलो अगर जानते भी थे तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अपने इस इंटेंशन को शेयर नहीं किया था। यानी कि ए ये नहीं जानता था कि बी और सी भी एक्स का मर्डर करना चाहते हैं, बी नहीं जानता था कि सी और ए भी ऐसा ही करना चाहते हैं, ठीक है, और सी नहीं जानता था कि ए और बी भी ऐसा ही करना चाहते हैं। मतलब इन्होंने आपस में जो है अपने इंटेंशन को डिस्कस नहीं किया था, शेयर नहीं किया था। और जो अपराध इन्होंने यहां पे किया है, जो क्रिमिनल एक्ट इन्होंने यहां पे किया है, वो अपने अपने हिसाब से किया है। कोई ऐसा नहीं है कि एक कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ, एक सहमति के साथ, एक कॉमन प्लान बना के ये कोई एक्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। भाई ए ने अपने हिसाब से एक्स के ऊपर अटैक किया, बी ने अपने हिसाब से अटैक किया, सी ने अपने हिसाब से अटैक किया। एक को दूसरे की कोई चिंता नहीं थी कि दूसरा यहां पे क्या कर रहा है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा सिमिलर इंटेंशन, कि तीनों का जो इंटेंशन है वो तो सेम है, लेकिन तीनों उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तीनों अपने अपने एंड पे अलग तरीके से हमला कर रहे हैं, अटैक यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है सिमिलर इंटेंशन। तो अगर हम यहां पे बात करें इन दोनों में, कॉमन इंटेंशन में और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस क्या होता है, यहां पे देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड। एक पर्सन दूसरे पर्सन के दिल की, यहां पे दिमाग की जो बात है वो जानता है। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के दिमाग की बात जानता है। मतलब मुझे पता है कि आप भी एक्स का मर्डर करना चाहते हो, आपको भी ये बात पता है कि मैं भी एक्स का मर्डर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि सिमिलर इंटेंशन में देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड। जैसे यहां पे दूसरे वाले एग्जांपल में हमने देखा, ए, बी और सी तीनों एक्स का मर्डर करना चाहते हैं, लेकिन तीनों आपस में ये बात नहीं जानते हैं कि हम तीनों एक्स का मर्डर करना चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन डिस्कस ही नहीं किया गया है, इंटेंशन को शेयर ही नहीं किया गया है। तो कैसे पता चलेगा कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है? ठीक है, दूसरा यहां पे ये है कि जो हमारा क्रिमिनल डिजाइन होता है कॉमन इंटेंशन के अंदर में, वो सेम होता है भाई, क्योंकि हमने आपस में अपराध को डिस्कस कर लिया है, अपराध कैसे करना है वो भी डिस्कस कर दिया है। अब जब हम अपराध करने जाएंगे तो एक साथ अपराध करेंगे ना, एक प्रॉपर प्लान बना के अपराध करेंगे, आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करके अपराध करेंगे। तो हमारा एक प्रॉपर डिजाइन किया गया हुआ प्लान होगा कि कौन अपराध कैसे करेगा, कौन क्या जिम्मेदारी को निभाएगा, किसी क्या ड्यूटी यहां पे होगी। लेकिन सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है, सिमिलर इंटेंशन में जो है, सिमिलर इंटेंशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या अपराध यहां पे कर रहा है। सिमिलर इंटेंशन में क्योंकि हमने आपस में तो डिस्कस किया ही नहीं है, हम इकट्ठा तो कोई अपराध कर ही नहीं रहे हैं, हर पर्सन जो है अपने अपने हिसाब से अपराध कर रहा है, तो देयर इज नो कॉमन प्लान। तो सीधी सी बात है कि जब कॉमन इंटेंशन होता है, अगर कॉमन इंटेंशन होगा तभी जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी लगाई जाएगी। लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है तो हर पर्सन अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए लायबल होगा। जैसे कॉमन इंटेंशन में मैंने आपको क्या बताया कि अगर यही तीन लोग ए, बी और सी, ठीक है, ये तीनों लोग जो कि जाके एक्स का यहां पे मर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, एक्स पर्सन का यहां पे ये लोग डेथ कॉज करना चाहते हैं। अब इसमें चाहे मर्डर कोई भी करे, लायबिलिटी तीनों के ऊपर आएगी, क्योंकि हम यहां पे लगा देंगे जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। लेकिन अगर यही केस सिमिलर इंटेंशन के अंदर में होता कि ए, बी और सी तीनों यहां पे जाते हैं एक्स पर्सन का मर्डर करने के लिए, ठीक है, मर्डर जो है सिर्फ यहां पे सी और बी कर पाते हैं, ए नहीं कर पाता। तो अब क्योंकि यहां पे कॉमन इंटेंशन नहीं था, यहां पे सिमिलर इंटेंशन था, तो मतलब ये तीनों अपने अपने एक्ट के लिए लायबल माने जाएंगे। भाई जिसने जो अपराध किया है वो उसके लिए लायबल है। अब ऐसा नहीं होगा कि अपराध चाहे किसी ने भी किया, लायबिलिटी किसी सबके ऊपर लगेगी। तो मतलब बी और सी यहां पे मर्डर के अपराध के लिए लायबल होंगे, ए जो है आपका वो अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराध के लिए लायबल होगा, क्योंकि ए मर्डर यहां पे नहीं कर पाया। तो सिमिलर इंटेंशन में इंडिविजुअल लायबिलिटी होती है। आप जो हैं अपने अपने अपराध के लिए, अपने अपने जो है ऑफेंस के लिए क्या माने जाते हैं, लायबल माने जाते हैं। कॉमन इंटेंशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने अपराध किया है, हर पर्सन एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल माना जाता है। तो बेसिकली कॉमन इंटेंशन
हमको आईपीसी के सेक्शन 34 में दिया है। भारतीय न्याय संहिता में अगर हम बात करें तो ये आपको सेक्शन 3 सब क्लॉज नंबर 5 में दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सेक्शन 34 है या सेक्शन 3 क्लॉज 5 है, वो कॉमन इंटेंशन की बात नहीं करता है, ठीक है। वो सिमिलर इंटेंशन की बात नहीं करता है, वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। सिमिलर इंटेंशन हमें सेक्शन 3 के सब क्लॉज नंबर 6 के अंदर में दिया गया है, राइट। तो ये आपके कुछ मेन डिफरेंसेस हो जाते हैं बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड योर सिमिलर इंटेंशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है ना, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है, सिमिलर इंटेंशन क्या होता है। वापस से एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि ए, बी और सी तीनों ने डिसाइड किया है मिलके कि हमें एक्स का मर्डर करना है। तीनों एक साथ जाके एक्स के ऊपर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, कॉमन इंटेंशन अप्लाई होगा। अब तीनों में से मर्डर कोई भी करे, फर्क नहीं पड़ता, तीनों के ऊपर लायबिलिटी आएगी यहाँ पे मर्डर की। सिमिलर इंटेंशन क्या है, ए, बी और सी तीनों यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स पर्सन से नफरत करते हैं, एक्स पर्सन से यहाँ पे हेट करते हैं, और कोइंसिडेंटली ये तीनों के तीनों एक ही समय पे जाके एक्स के ऊपर हमला कर देते हैं, एक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इन्होंने इस हमले को प्लान नहीं करा होता है, मतलब हमला साथ में नहीं किया गया है, साथ में मतलब आपस में प्लान करके नहीं किया गया है, तीनों अपने अपने हिसाब से हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका क्या है, यहाँ पे इनका सिमिलर इंटेंशन है लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं है। तो अब ये तीनों क्या माने जाएंगे, अपने अपने एक्ट के लिए, अपने अपने जो है ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे लायबल माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ पॉइंट्स जो कि आपसे एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं कॉमन इंटेंशन से, जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या कॉमन इंटेंशन आपका ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकता है। मतलब अभी तक हम ये समझते आ रहे हैं कि कॉमन इंटेंशन जो है दैट्स अ प्री अरेंज्ड प्लान, पहले से आपने डिस्कशन करा होना चाहिए, पहले से जो है वो आपने प्लान बनाया होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, राइट। लेकिन सवाल ये है कि क्या कॉमन इंटेंशन एकदम से ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। मतलब क्या जरूरी है कि हम पहले से बहुत महीनों से, बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से बैठ के प्लानिंग कर रहे हूं तभी हम पे कॉमन इंटेंशन लगेगा, या फिर वो एकदम ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑन द स्पॉट की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कैसे कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप होता है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ये आपस में बैठे हुए हैं, लाइक 3 दोस्त होते हैं, 3 फ्रेंड्स होते हैं, ए, बी और सी आपस में बैठे हुए हैं। नॉर्मली जो डिस्कशन होता है, जो आपका बातचीत वगैरह होती है, वो चल रही होती है इनके सामने अचानक से एक पर्सन आता है, डी। अब होता यह है कि जो ये ए पर्सन है इसकी कुछ बहस होनी शुरू हो जाती है डी पर्सन के साथ। बहस होती है तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब इसी लड़ाई झगड़े में बी और सी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे यूजुअली होता है ना कि आप अपने दोस्त के साथ हो और दोस्त का अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप भी उस दोस्त के साइड होके आप भी सामने वाले पर्सन को गाली गलौज देने लग जाते हैं, आप भी उसके साथ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, डी के साथ लड़ रहे हैं, तीनों का डी के साथ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब इतने में क्या हुआ कि ए को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मतलब एक टाइम पे तो बहस से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, एक टाइम के बाद ए को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो ए ने यहाँ पे क्या करा, ए ने यहाँ पे नाइफ निकाला, ठीक है, ए ने यहाँ पे नाइफ निकाला। ए के दोस्त बी और सी उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि अच्छा ए नाइफ निकाल चुका है, ए चाकू निकाल चुका है बाहर, तो वो दोनों तुरंत डी की तरफ भागे। अब बी और सी ने मिलके क्या करा, यहाँ पे डी को पकड़ लिया, डी को होल्ड कर लिया, क्योंकि उनको दिख गया अब हमारा दोस्त ए जो है वो इसको आके चाकू से स्टैप करेगा, इसको चाकू से आके मारेगा। तो चाकू से स्टैप करने के लिए जरूरी क्या है कि अब डी वहां से भाग ना जाए। तो डी वहां से भाग ना जाए और डी वहां पे एक ही जगह पे खड़ा रहे ताकि ए उसको स्टैप कर पाए, उसके लिए बी और सी क्या करते हैं, डी को जकड़ के पकड़ के वहीं पर रख लेते हैं ताकि वो वहां से निकल ना पाए, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब ये दोनों डी को पकड़ लेते हैं तो ए वहां पे आके डी को स्टैप कर देता है और डी की वहां पे डेथ कॉज कर देता है। अब यहाँ पे होगा क्या, जब इन तीनों के ऊपर यहाँ पे मर्डर का ट्रायल चलाया जाएगा, जब यहाँ पे केस चलेगा, तो देखो ये तो सीधी सी बात है कि ए ने यहाँ पे स्टैप किया है, ए ने यहाँ पे डी पर्सन की डेथ कॉज करी है, तो वो तो लायबल है ही यहाँ पे मर्डर के अपराध के लिए, ये तो क्लियर है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि जो बी और सी हैं,
क्या इन पे भी मर्डर की लायबिलिटी लगाई जाए? किसके लिए? डी के मर्डर के लिए। क्या इनके ऊपर भी मर्डर की लायबिलिटी क्रिएट की जाए? अब ये एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब आप यहां पे ये साबित करें कि इन तीनों का कॉमन इंटेंशन था। अब यहां पे कॉमन इंटेंशन कैसे साबित करोगे? क्योंकि यहां पे तो जो भी कुछ हुआ है इन द हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है, इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा तो था नहीं कि तीनों कोई बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि हमें डी पर्सन की यहाँ पे जो है डेथ कॉज करनी है, डी का हमको यहाँ पे मर्डर करना है। जो भी कुछ हुआ इन द हीट ऑफ द मोमेंट यहाँ पे हुआ। लेकिन अब प्रोसिक्यूशन यहाँ पे क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन यहाँ पे ये दिखाएगा कि सर यहाँ पे पूरे जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से अटैक हुआ है, उसको देख के साफ पता चल रहा है कि तीनों का कॉमन इंटेंशन था डी का मर्डर करने का। और वो कॉमन इंटेंशन पहले से बनाया हुआ नहीं था, वो कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप हुआ है, एकदम से डेवलप हुआ है। अब जज पूछेगा ये कैसे, मतलब कॉमन इंटेंशन यहाँ पे ऑन द स्पॉट डेवलप हुआ, ये कैसे पता चल रहा है? तो ये ऐसे पता चल रहा है कि जब आपका एक साथी नाइफ निकालता है, चाकू निकालता है, तो बाकी के दो लोग क्या करते हैं? बाकी के दो लोग जाके उस आदमी को पकड़ लेते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, जिसे हमें चाकू मारना है, जिसे हमें स्टैब करना है, ताकि वो कहीं भाग के जा ना पाए। मतलब ए के जो दिमाग की बात थी कि मुझे डी को स्टैब करना है, वो दिमाग की बात बी और सी तुरंत यहां पे समझ गए। और उनका दोस्त ए डी को स्टैब कर पाए, स्टैब करके उसकी जान ले पाए, ये करने में बी और सी ने यहां पे क्या कर दी? ए की मदद कर दी। तो बेसिकली इससे क्या हुआ? इससे पता चल रहा है कि डी को जो स्टैब करने का यहां पे डी को स्टैब करने का जो यहां पे इंटेंशन था, वो तीनों का था। वो ए का भी था, वो बी का भी था, और वो सी का भी था यहां पे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे इससे हमें यह पता चलता है कि जो कॉमन इंटेंशन है आपका, वो क्या हो सकता है? ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहां पे समझना होता है कि मतलब कॉमन इंटेंशन था कि नहीं था। तो कॉमन इंटेंशन हो सकता है पहले से बनाया गया हो, पहले से प्री अरेंज प्लान हो, या फिर वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। अच्छा, एक और चीज यहां पे आपसे पूछी जाती है कि क्या कॉमन इंटेंशन के अंदर में ओवर्ट एक्ट जरूरी होता है? अब दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पढ़ते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉमन इंटेंशन में सिर्फ क्राइम सीन पे खड़े होने से या सिर्फ क्राइम सीन पे प्रेजेंट होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्राइम में आपका किसी ना किसी तरीके की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, किसी तरीके का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, राइट? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो जरूरी है, लेकिन क्या यहाँ पे ओवर्ट एक्ट भी जरूरी होता है क्राइम के अंदर में, अपराध के अंदर में? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स ओवर्ट एक्ट और एक्टिव पार्टिसिपेशन को आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि अच्छा, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है तो ओवर्ट एक्ट भी जरूरी होता होगा। लेकिन ध्यान रखना कि कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नेसेसरी होता है, लेकिन ओवर्ट एक्ट बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ओवर्ट एक्ट का मतलब क्या है? ओवर्ट एक्ट जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि ए, बी और सी हैं, यहाँ पे इन तीनों के ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने एक्स नाम के पर्सन का यहाँ पे मर्डर किया है। अब मर्डर चाहे यहाँ पे सिर्फ सी पर्सन ने किया है, ए और बी ने कुछ नहीं किया, वो वहां पे सिर्फ एक्स को पकड़ के खड़े हुए थे। मर्डर यहाँ पे सिर्फ सी नाम के पर्सन ने किया है, लेकिन लाइबिलिटी ए और बी के ऊपर भी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल ऑफेंस यहाँ पे किया गया है मर्डर वाला, ठीक है, जो एक्चुअल ऑफेंस यहाँ पे किया गया है मर्डर वाला, क्या उस एक्चुअल ऑफेंस में, उस एक्चुअल अपराध में सबकी हिस्सेदारी जो है वो होना जरूरी होता है क्या? इसी का मतलब होता है ओवर्ट एक्ट। ओवर्ट एक्ट से हमारा मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल अपराध हुआ है, क्या उसको करने में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, या फिर सबकी हिस्सेदारी नहीं भी है तो भी चलेगा? तो दी आंसर इज कि सबकी हिस्सेदारी नहीं है तो भी इट वर्क्स। ओवर्ट एक्ट जो है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। सो फार जो पूरा अपराध हुआ है उसमें जब तक आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, थोड़ी बहुत आपकी हिस्सेदारी थी, दैट इज ओके। ठीक है, एक्चुअल अपराध, क्योंकि कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल यही कहता है कि एक्चुअल ऑफेंस जो है, ठीक है, एक्चुअल ऑफेंस जो है वो चाहे किसी भी पर्सन ने किया हो, इट डज नॉट मैटर। तो अगर आपने एक्चुअल ऑफेंस नहीं भी किया है, अगर आपके पार्ट पे ओवर्ट एक्ट नहीं भी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल में लायबल मान लिए जाएंगे। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है
कि कॉमन इंटेंशन में सिर्फ जगह पे खड़े होने से कुछ भी नहीं होता। क्राइम सीन में जो है अगर आप सिर्फ प्रेजेंट हैं तो उसके अकेले के बेसिस पे आप कॉमन इंटेंशन का पार्ट हैं, ये हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। कॉमन इंटेंशन में क्या जरूरी होता है? जरूरी ये होता है कि बेसिकली आपके पार्ट पे किसी ना किसी तरीके का कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का पर्पस यहाँ पे क्या होता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केसेस जो हैं आपके वो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, चाहे आपका प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे आपका मेंस का पेपर हो, क्योंकि मेंस के पेपर में अगर आपको केस लॉस के बेसिस पे क्वेश्चन लिखने को कहा जाता है या क्वेश्चंस को एलैबोरेट करने को कहा जाता है तो फिर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे केस लॉस को एक्सप्लेन करना होता है कि उनके फैक्ट्स क्या थे, किस तरीके से जो पूरा केस लॉस है, जो केस है उसका पूरा जर्नी जो है किस तरीके से प्रोसीड हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाती है कि एग्जैक्टली क्या डिसीजन यहाँ पे दिया गया था, कोर्ट के सामने जो है एग्जैक्टली क्या इश्यूज थे, क्या क्या चैलेंजेस वगैरह थे, ये सारी चीजें। राइट, तो बेसिकली प्रीलिम्स में चाहे सवाल पूछा जाए केस लॉस का या मेंस में पूछा जाए, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा जो पहला केस है दैट इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है। अब इस केस में अगर तो आप इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस से आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि कॉमन इंटेंशन यहां पे और सिमिलर इंटेंशन के बीच का जो डिफरेंस है वो कौन से केस में क्रिएट किया गया था। कॉमन इंटेंशन अलग होता है, सिमिलर इंटेंशन अलग होता है, ये डिफरेंस कौन से केस में क्रिएट किया गया था। तो योर आंसर विल बिकम महबूब शाह वर्सेस एम्परर। तो ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे प्रीलिम्स में ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। और अगर आपसे मेंस के पेपर में सवाल पूछा जाए तो डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा सवाल आया है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि केस में क्या क्या चीजें हुई थी। तो अब यहाँ पे पहले हम इसके फैक्ट्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो बेसिकली यहाँ पे पहले हमारे कुछ लोग ये हैं, कुछ पार्टीज ये हैं। ठीक है, एक है मोहम्मद हुसैन शाह, एक है आपका वाली शाह, एक है महबूब शाह और एक है आपका गुलाम कासिम शाह। ये हमारे सारे कौन हैं? ये सारी हमारी एक्यूज्ड पार्टीज हैं जो एक साइड को बिलोंग करती हैं। एक साइड से मतलब क्या है? ये सारे एक ही फैमिली मेंबर्स थे, आपस में रिश्तेदार थे, आपस में रिलेटिव्स थे। तो ऑल दीज पीपल बिलोंग टू व्हाट? ऑल दीज पीपल बिलोंग टू दी एक्यूज्ड पार्टी। ये सारे आरोपी साइड के लोग थे। विक्टिम साइड पे यहाँ पे कौन कौन था? तो विक्टिम साइड पे दो लोग थे यहाँ पे, एक था अल्लाहदाद और एक था आपका हमीदुल्लाह। ठीक है, तो इस केस में थोड़े से फैक्ट्स को याद रखने में यही दिक्कत आती है बिकॉज देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व, है ना, बहुत सारे लोग हैं इसमें। एक्यूज्ड साइड पे कई सारे लोग हैं, विक्टिम साइड पे भी कई सारे लोग हैं। अब यहाँ पे जो अपराध है वो कई स्टेजेस में हुआ है। तो पहले समझते हैं कि स्टेज नंबर 1 क्या थी, यानी कि अपराध कहां से शुरू होता है। तो बेसिकली ये जो पर्सन है अल्लाहदाद और अल्लाहदाद के साथ कुछ और लोग, अल्लाहदाद मतलब विक्टिम साइड वाले जो लोग हैं, तो अल्लाहदाद और इनके कुछ दोस्त यहाँ पे इंडस नदी, इंडस रिवर के किनारे गए हुए थे यहाँ पे रीड्स इकट्ठा करने के लिए। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए अल्लाहदाद और उसके कुछ साथी यहाँ पे गए हुए थे। अब क्योंकि ये जो पूरा अपराध है वो इंडस नदी के किनारे हुआ है तो इसको इंडस रिवर वाटर केस भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में एक सवाल बन जाता है कि विच केस इज ऑल्सो नोन एज योर इंडस रिवर वाटर केस। तो आंसर क्या रहेगा? महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब अल्लाहदाद लकड़ियां बीन रहा होता है, लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तो मोहम्मद हुसैन मतलब जो आरोपी साइड के लोग होते हैं, आरोपी साइड के लोग में से जो मोहम्मद हुसैन था वो अल्लाहदाद को लकड़ियां बीनने से मना करता है। वो कहता है कि ये मेरी जमीन है, ठीक है, ये मेरी लैंड है, ये मेरी जमीन है, आप यहाँ पे लकड़ियां क्यों बीन रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो उसको जो है लकड़ियां बीनने से यहाँ पे वो मना करता है, लेकिन अल्लाहदाद उसकी बात को सुनता नहीं है। अल्लाहदाद फिर भी ही कंटिन्यूज डूइंग व्हाट, कि वो फिर भी लकड़ियां बीनना जो है वो जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है। ठीक है, अब आ जाती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है? दूसरी स्टेज है लड़ाई झगड़े की। भाई जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को लकड़ियां बीनने से रोका
और दूसरी पार्टी ने नहीं सुना, तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू होना था। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि गुलाम कासिम शाह, अगेन जो आरोपी साइड का दूसरा पर्सन था गुलाम कासिम शाह, वो अल्लादाद को यहाँ पे रोकता है। अल्लादाद को कहता है कि यार देखो ऐसा है कि हमने तुमको मना किया, तुमने फिर भी लकड़ियां जो है वो बीन ली। अब ऐसा है, काम करो कि ये जो लकड़ियां तुमने बीनी है इसको यहीं पे छोड़ जाओ, आप इन लकड़ियों को लेके नहीं जा सकते। अल्लादाद बोला कि मैं लकड़ियों क्यों छोड़ के जाऊं, मैंने बीनी है, मैं इनको लेके तो जाऊंगा अपने साथ। तो अब इस बात पे इन दोनों पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अल्लादाद था, मतलब जो विक्टिम साइड का ये पर्सन था, ये क्या करता है, ये गुलाम कासिम शाह को बैम्बू की स्टिक से मारना शुरू कर देता है। मतलब ऐसा समझ लो कि जो विक्टिम साइड था, जो विक्टिम वाली पार्टी थी, वो एक्यूज वाली पार्टी के ऊपर भारी पड़ने लग गई थी, बुरी तरीके से ये उनको मारने पीटने लग गए थे। ठीक है, तो जब गुलाम कासिम शाह को रियलाइज हुआ कि अब तो जो है हम यहाँ पे कमजोर पड़ रहे हैं, अब तो हम यहाँ पे वीक पड़ रहे हैं, तो बेसिकली गुलाम कासिम शाह क्या करता है, आवाज देके अपने बाकी परिवार वालों को बुला लेता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को बुला लेता है। तो जैसे ही गुलाम कासिम शाह ने चिल्लाया, उसने आवाज के लिए हेल्प बुलाई यहाँ पे, तो दो पर्सन, वाली शाह और महबूब शाह, ये दोनों पर्सन वहां पे गुलाम कासिम शाह की मदद करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये पर्सन है महबूब शाह, उसी के ऊपर हमारा ये केस बेस्ड है। तो वाली शाह, महबूब शाह दोनों यहाँ पे साथ में आते हैं। अब ये चीज नोटिस करिएगा क्योंकि ये आगे केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो लोग साथ में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक साथ यहाँ पे हाथ में हथियार लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि अल्लादाद और हमीदुल्लाह, मतलब जो विक्टिम साइड के लोग थे दोनों, इनने जैसे ही देखा कि यार अब तो ये लोग गोली वोली लेके आ गए हैं, गनवन लेके आ गए हैं, अब तो हम अपने आप को कैसे ही बचाएंगे, कैसे ही सेव करेंगे, तो इनको गोली लाता हुआ देख अल्लादाद और हमीदुल्लाह वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतने में जो वाली शाह है वो हमीदुल्लाह के ऊपर फायर कर देता है और महबूब शाह अल्लादाद के ऊपर फायर कर देता है। इसमें जो अल्लादाद है उसकी डेथ हो जाती है और जो हमीदुल्लाह है आपका, वो सरवाइव कर जाता है। तो बेसिकली ये जो दोनों लोग थे, वाली शाह और महबूब शाह, दोनों के ऊपर यहाँ पे केस चलता है, क्या, मर्डर का। इन दोनों को यहाँ पे पनिश किया जाता है। जो आईपीसी में मर्डर का सेक्शन था 302, वो इनके ऊपर लगाया गया और प्लस इनके ऊपर लगा दिया गया कॉमन इंटेंशन। तो पहले ये केस आपका लाहौर हाईकोर्ट गया। ठीक है, लाहौर हाईकोर्ट यहाँ पे क्या करता है, कुछ पार्टीज को छोड़ देता है और महबूब शाह को यहाँ पे गिल्टी ठहराता है। मतलब कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल लगा के लाहौर हाईकोर्ट ये कह देता है कि भाई महबूब शाह, वाली शाह दोनों ही लायबल हैं, चाहे मर्डर किसी भी पर्सन ने यहाँ पे किया हो, डेथ कॉज करने के लिए आप दोनों ही लायबल माने जाएंगे क्योंकि कॉमन इंटेंशन था यहाँ पे आपका। उसके बाद ये केस जाता है प्रिवी काउंसिल के पास। अब प्रिवी काउंसिल के सामने सवाल यही था, क्वेश्चन यही था कि क्या यहाँ पे अब प्रिवी काउंसिल के सामने देखो एग्जैक्टली इश्यूज क्या थे। पहला इशू ये था कि क्या वाली शाह और महबूब शाह के बीच में कॉमन इंटेंशन था, मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे सिचुएशन के बेसिस पे कि इनका कोई पहले से प्लान था मर्डर करने का, मतलब ये साथ में इकट्ठा इन्होंने अपराध किया है, क्या कॉमन इंटेंशन यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे इशू ये था कि जस्ट बिकॉज दो लोग साथ में आ रहे हैं किसी जगह पे, यहाँ पे वाली शाह और महबूब शाह के पार्ट पे कॉमन इंटेंशन था, ये क्यों माना जा रहा था, ये क्यों प्रिज्यूम किया जा रहा था, क्योंकि ये लोग इसको इस तरीके से देख रहे थे कि देखो वाली शाह, महबूब शाह एक साथ आए क्राइम सीन पे, दोनों साथ में हथियार लेके आए, दोनों ने एक साथ गोली चलाई, तो मतलब इनका कॉमन इंटेंशन है। तो क्या सिर्फ इतना देख लेने से या इतना कर देने से कॉमन इंटेंशन साबित हो जाता है क्या? ये दूसरा सवाल था, ये दूसरा इशू था। ठीक है, तीसरा इशू ये था कि अगर ये कॉमन इंटेंशन नहीं है तो फिर ये क्या है? ये जो दो लोगों ने एक साथ हमला किया, एक साथ इन्होंने अटैक किया, इफ दिस इज नॉट कॉमन इंटेंशन, ठीक है, देन व्हाट वाज इट? इसको फिर हम क्या कहेंगे? और अगर ये सिमिलर इंटेंशन है तो फिर ये कॉमन इंटेंशन से कैसे अलग होता है? ये तीन सवाल थे यहाँ पे कोर्ट के सामने। ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज तो देखो कोर्ट ने क्या कही। कोर्ट ने कहा, पहले कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन का मतलब समझाया। कोर्ट ने कहा कॉमन इंटेंशन का मतलब ये होता है एक तरीके का प्री अरेंज प्लान। प्री अरेंज प्लान का मतलब कि जितने भी लोग अपराध कर रहे हैं
उन्हें ये पता है कि हम अपराध क्या कर रहे हैं, हमें अपराध कैसे करना है, और वो एक साथ मिलके उस अपराध को करते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपराध नहीं कर रहा होता है। देयर इज अ कॉमन डिजाइन, देयर इज अ प्रॉपर प्लान, दैट डिजाइन इज नोन टू एवरीबडी, और सब साथ में मिलकर उस अपराध को कर रहे होते हैं। तो ये मतलब होता है कॉमन इंटेंशन का, कि मतलब जो क्रिमिनल एक्ट है बेसिकली वो उस प्लान के हिसाब से, वो उस डिजाइन के हिसाब से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपराध को कर रहा है। दैट मीन्स देयर वॉज नो प्लान, दैट मीन्स देयर वॉज नो डिजाइन। ठीक है। दूसरी चीज यहां पे कोर्ट ने ये कही कि देखो कॉमन इंटेंशन के अलावा एक और चीज होती है, दैट इज योर सिमिलर इंटेंशन। ठीक है। और इस केस में हमें क्या दिख रहा है, इस केस में हमें यह दिख रहा है कि यहां पे सिमिलर इंटेंशन था लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं था। भाई देयर इज, जैसे मैंने आपको अभी सिमिलर इंटेंशन देते एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल, ये बिल्कुल हो सकता है कि दो लोग एक साथ एक ही समय पे एक ही टाइम पे एक आदमी के ऊपर हमला करें, लेकिन फिर भी उनके बीच में कॉमन इंटेंशन ना हो। उनके बीच में क्या हो, उनके बीच में सिमिलर इंटेंशन हो। तो दो लोगों का एक समय पे एक साथ एक आदमी के ऊपर हमला कर देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनके बीच में कॉमन इंटेंशन है। ठीक है। तो सिर्फ इतना देख के कॉमन इंटेंशन है ऐसा प्रिज्यूम नहीं कर सकते। तीसरी चीज यहां पे कोर्ट ने क्या कही, तीसरी चीज कोर्ट ने यहां पे ये कही कि देखो अगर तुम इस बेसिस पे कॉमन इंटेंशन डिसाइड करते हो, जैसे इस केस में हुआ, ठीक है, कि दो लोगों के बीच में कॉमन इंटेंशन था, ये आपने कैसे मान लिया, ये आपने इसलिए मान लिया क्योंकि वो जो दोनों लोग हैं वाली शाह और महबूब शाह वो आपस में रिश्तेदार हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। ठीक है। गुलाम कासिम शाह के बुलाने पर वो दोनों एक साथ आ रहे हैं क्राइम सीन के ऊपर। ठीक है। दोनों साथ में आते हैं और साथ में हथियार भी लेके आते हैं, और यहां पे हथियार लेके आने के साथ साथ दोनों एक साथ यहां पे गोली चलाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि बस इतना देख के तुम ये डिसाइड कर लोगे कि देयर वाज कॉमन इंटेंशन यहां पे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ इतना देख के कॉमन इंटेंशन था कि नहीं था ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, आपको इसके बियॉन्ड भी चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन कोई जोक नहीं है। कॉमन इंटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी क्रिएट करता है भारतीय न्याय संहिता में। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर तुम अपने किसी ग्रुप के साथ मिलकर किसी अपराध को करने के लिए जाते हो, तुम्हारे उस ग्रुप का कोई साथी अगर कोई अपराध कर देता है, ठीक है, बेशक तुमने वो अपराध ना किया हो लेकिन उसकी लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर भी क्रिएट होती है। तुम्हारा दोस्त अगर किसी का मर्डर कर दे, मर्डर तुमने ना किया हो लेकिन फिर भी मर्डर की लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर क्रिएट की जाएगी। दैट मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन आप यहां पे ऐसे मजाक मजाक में नहीं लगा सकते लोगों के ऊपर कि अच्छा कुछ नहीं समझ में आया तो कॉमन इंटेंशन लगा दिया और लगा के उनके ऊपर जो है सेम लायबिलिटी सेम पनिशमेंट यहां पे लगा दी। राइट। तो बेसिकली कोर्ट ने यहां पे वही बात कही कि यहां पे जो इस केस में हुआ है दैट इज कि यहां पे सिमिलर इंटेंशन हुआ है, कॉमन इंटेंशन नहीं था यहां पे। और जो चीजें आप देख रहे हैं उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे कॉमन इंटेंशन था। तो कोर्ट ने बेसिकली सिमिलर और कॉमन इंटेंशन के बीच का यहां पे डिफरेंस बताया। कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, महबूब शाह की अगर यहां पे बात की जाए तो महबूब शाह के पार्ट पे यहां पे कोई प्लानिंग थी या इनका कोई मीटिंग ऑफ माइंड था या ये कोई एक साथ यहां पे डिसाइड करके आए थे कि हमें हमला करना है, अटैक करना है, किसी पर्सन की जान लेनी है, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं था। सिर्फ आपको इस केस में इतना दिखाई दे रहा है कि एक आदमी मदद के लिए बुलाता है, एक आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, दो लोग महबूब शाह और वाली शाह उसकी मदद करने के लिए वहां पे आते हैं। ठीक है। जब वो आते हैं यहां पे तो वो साथ में आते हैं, हथियार लेके आते हैं और एक साथ यहां पे हमला करते हैं। तो बेसिकली यहां पे सिर्फ इतना समझा जा सकता है कि इनका इंटेंशन अपने रिश्तेदार को बचाने का था, वो इनका कॉमन इंटेंशन था यहां पे कि अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए आए थे, उसको सेव करने के लिए आए थे। लेकिन वहां पे आके इन्होंने जो भी कुछ किया अपने अपने हिसाब से किया, इनका कोई आपस में प्लान नहीं था, कोई डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ था। मतलब कि इनका कॉमन इंटेंशन यहां पे पूरी तरीके से मिसिंग था। ठीक है। तो आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे। कॉमन इंटेंशन के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, जो जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 1 महबूब शाह का केस हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ देयर आर 2-3 केसेस मोर रिमेनिंग, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो हम कल रिज्यूम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।